हेलो एवरीवन, मैं फरहान एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में। आज के सेशन में मैं आपके लिए सीटेड पेपर 2 साइंस का कंप्लीट केमिस्ट्री का मैराथन क्लास लेने वाला हूं। इस वीडियो में एनसीईआरटी कंटेंट के साथ साथ टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स आएँ तो इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखें। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये स्टार्ट करते हैं आज का केमिस्ट्री का मैराथन क्लास। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्स की, यानी प्राकृतिक संसाधन की। तो अब बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। जैसे नाम से आ रहा है नेचुरल रिसोर्स, यानी ये ऐसा संसाधन है, ये ऐसा रिसोर्स है जो हमें प्रकृति से मिला है, नेचर से मिला है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स हो गया। अब नेचुरल रिसोर्स को हम लोग 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं, यानी असीमित संसाधन, असीमित रिसोर्स। ठीक है, और दूसरा जो है वो एग्जॉस्टिबल, यानी सीमित संसाधन, सीमित रिसोर्स। अब समझते हैं कि इनएग्जॉस्टिबल संसाधन क्या होता है, असीमित संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो ये ऐसा संसाधन होता है जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में, यानी हमारे प्रकृति में जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम लोग इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये हम लोग कितना भी इसे यूज़ कर लें, कितना भी मनुष्य ह्यूमन इसे यूज़ कर ले, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसीलिए इसे असीमित संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, उदाहरण देखें तो सन रेज हो गया, एयर, हवा, ये सब क्या है, इन एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स है, असीमित संसाधन है। वहीं एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स की बात करें, सीमित संसाधन की बात करें, तो ये ऐसा रिसोर्स है जो ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सीमित अमाउंट में, यानी लिमिट अमाउंट में, यानी आने वाले वक्त में अगर हम इसका सही यूज़ नहीं करें तो ये इसकी क्राइसिस हो सकती है, ख़त्म हो सकते हैं। तो इसे हम लोग सीमित संसाधन कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट, जंगल, कोयला एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या है, एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो आप बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की, यानी जीव ईंधन की। तो क्या होता है, तो ये फॉयल कैसे बनते हैं, ईंधन कब कैसे बनते हैं, तो ये जो है डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट से, उसके विशेषण से ये बनते हैं। ठीक है, इसे हम लोग फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, ये 3 तरह का होता है, एक कोल जिसे हम लोग कोयला कहते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो सबसे पहले कोल की बात करें, कोयला की बात करें, तो कोयला का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कार्बन। ठीक है, वो क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोनाइजेशन की, कोल का बनना। ठीक है, कार्बनीकरण, ये क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, इसे हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं, यानी मृत वनस्पति का कोयले में कन्वर्ट हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसे हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें सालों साल, लाखों करोड़ों साल लग जाता है। ठीक है, और कोयला का जो फॉर्मेशन होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, उच्च दाब और उच्च तापमान पर कोयला बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कोयले की कंबशन की बात करते हैं, यानी जब हम कोयले को जलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग कोयले को जलाते हैं। एक तो पहला होता है कंप्लीट कंबशन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन किसे कहते हैं, तो जहाँ पर मतलब अनलिमिटेड अमाउंट, यानी एक्सेस अमाउंट में अगर ऑक्सीजन मौजूद है, एयर है, तो वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। तो जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा वहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। जब हम कोल का कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। वहीं अगर हम कोल का इनकम्प्लीट कंबशन कराएं, यानी मतलब लिमिटेड अमाउंट में, यानी एकदम कम मात्रा में ऑक्सीजन हो, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है
कोयला का, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है, जो कि पॉइजनस होता है, जहरीला होता है नेचर में। तो दोनों यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब बात करें प्रोडक्ट ऑफ कोल, कोयले के उत्पाद की बात करें तो सबसे पहला है कोक। कोक कैसा होता है, तो टफ होता है, टफ, कठोर, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन का, लगभग प्योर फॉर्म है ये कार्बन का। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, स्टील बनाने में, धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हो गया। आप एक इम्पॉर्टेंट नोट देखें तो डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो डायमंड क्या है, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है, और कोक क्या है, ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं कोल का, तो ये है कोल टार। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, ये कैसा होता है, ब्लैक, काला कलर का होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है, इसके बदबूदार खुशबू होता है। इसका खुशबू कैसे होती है, स्मेल बदबूदार होती है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। ये जो है अबाउट 200 सब्सटेंस मिक्सचर है, 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है। इसको यूज़ कहाँ करते हैं, पेंट बनाने में, प्लास्टिक, सिंथेटिक डाइस, परफ्यूम्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल और एक्सप्लोसिव यानी विस्फोट के तरह भी इसे हम लोग यूज़ करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट देखें, क्या है, नेप्थलीन बॉल विच आर इंसेक्टिसाइड एंड मॉथ रिपेलेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। नेप्थलीन बॉल जो है वो इंसेक्टिसाइड होता है, क्या होता है, कीटनाशु को वो मारता है, और मॉथ रिपेलेंट होता है, ये हमें कोल टार ही से मिलता है। ठीक है, नेप्थलीन बॉल आपने देखा होगा बेसिन वगैरह में रखा रहता है। ठीक है, हम आगे अब थर्ड प्रोडक्ट की बात करें कोल की, तो वो है कोल गैस। जब हम लोग कोक बनाते हैं कोयला से, तो उस दौरान जो गैस का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कोल गैस कहते हैं। ठीक है, ऑब्टेन व्हेन कोल इज कन्वर्टेड इनटू कोक, जब कन्वर्जन होता है कोल का कोक में, तो उसी टाइम जो गैस रिलीज होता है वो उसे हम कोल गैस कहते हैं। इसे हम लोग पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, कैसे, सोर्स ऑफ हीट की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल की बात करें तो पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम कैसा होता है, तो डार्क कलर लिक्विड, गाढ़ा कलर का लिक्विड होता है, जिसका बदबूदार खुशबू होता है। ठीक है, अब पेट्रोलियम जो है डेप्थ ऑफ सी में बनता है, जहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो पेट्रोलियम ऑब्टेन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी एट विच डेड ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। ठीक है, पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ग्रेट इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल में, ग्रेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब पेट्रोलियम गैस कब फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे एयर की एब्सेंस हो और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हो। पेट्रोलियम फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब बात करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग की। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है, तो ये ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हम लोग डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम को सेपरेट करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट की देख लें तो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में सिलेंडर होता है एलपीजी कहते हैं उसे। ठीक है, उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। ठीक है, जो हमारे घर में सिलेंडर होता है एलपीजी सिलेंडर, तो कभी आपने देखा होगा जब वो लीक करता है तो जो स्मेल करता है वो स्मेलिंग एजेंट इथाइल मरकैप्टेन होता है। इसी की वजह से हम उसके स्मेल सुन पाते हैं। ठीक है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी देखें तो वाटर का डेंसिटी पेट्रोलियम से ज़्यादा होगा और सीएनजी से भी ज़्यादा होगा। आप घर में भी कर सकते हैं, गिलास में पानी लेना है, उसमें पेट्रोल डालिएगा तो पेट्रोल जो ऊपर ही में तैरता है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, आप कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम देख लेते हैं और उसका कुछ यूजेस देख लेते हैं। जैसे एलपीजी की बात करें, जिसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। पेट्रोल की बात करें तो ये लाइटर व्हीकल में यूज़ करते हैं, जैसे मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग की तरह भी इसे यूज़ करते हैं। केरोसिन की बात करें
तो ये हम स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। डीजल की बात करें तो ये हेवियर व्हीकल में यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर, हेवी मोटर व्हीकल एक्स्ट्रा हो गया। लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करें तो लुब्रिकेशन में यूज़ करते हैं। लुब्रिकेशन का क्या होता है, ये फ्रिक्शन को कम करता है। पैराफिन वैक्स की बात करें तो इसे हम लोग मोमबत्ती, वेसलिन वगैरह में यूज़ करते हैं। बिटुमिन की बात करें तो पेंट, रोड सरफेसिंग वगैरह में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल गैस यानी सीएनजी की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। ठीक है, इसे हम लोग हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं, इसलिए इसका नाम भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, इसमें मीथेन होता है। ये क्लीनर फ्यूल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है। ये ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, इसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम पाइप के थ्रू। हाइड्रोजन गैस भी इसी से ऑब्टेन होता है। एक टर्म होता है पेट्रोकेमिकल। ठीक है, उसमें जैसे प्रोपेन आया, बेंजीन आया, ब्यूटेन आया, ये सब क्या है, पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब एक एजेंसी की बात करते हैं जिसका नाम है PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इनका कहना है, इन्होंने बताया है कि हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। जब हम ड्राइविंग करते हैं तो कैसे हम पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं। तो क्या क्या बोला है इन्होंने कि गाड़ी को हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे चलाएं या मॉडरेट स्पीड पे, यानी ज़्यादा कम ना ज़्यादा स्लो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलाने से पेट्रोल ज़्यादा खपत होती है। और स्विच ऑफ द व्हीकल एट ट्रैफिक लाइट। जब ट्रैफिक लाइट के पास आप हो तो गाड़ी के इंजन को आप बंद कर दीजिए। टायर में हवा देखते रहिए, प्रेशर देखते रहिए, रेगुलर मेंटेन कराते रहिए व्हीकल का। ठीक है, तो ये कुछ इनके पॉइंट हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। तो शुगर चारकोल जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फिक कार्बन होता है। एमॉर्फिक कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है शुगर चारकोल। वहीं डायमंड की बात करें, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। आइए इस चैप्टर का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेपथलीन बॉल्स दैट आर यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मैंने आपको बताया था कि नेपथलीन बॉल जो है उसका इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज़ करते हैं और वो मॉथ रिपेलेंट होता है। कहाँ से मिलता है, तो ये कोल टार से मिलता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम दैट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। यानी कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम को हम लोगों को पहचानना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, रायन। तो रायन तो नहीं है, ये तो फाइबर हो गया। लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, विटामिन, हाँ ये सब तो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑप्शन सही है। डीजल, विटामिन, कॉस्टिक सोडा, ये भी नहीं होगा। पेट्रोल, रायन, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो मैच द कॉलम है, मिलान करना है। सो इजी। सबसे पहला कोक का क्या हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में यूज़ करते हैं। ठीक है, कोल टार की बात करें तो इसे हम लोग परफ्यूम या एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ करते हैं। कोल गैस की बात करें तो इसे हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। बिटुमिन की बात करें तो मेटेलिक ऑफ द रोड में यूज़ करते हैं। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये आंसर इसका हो गया यहाँ पे से। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंबशन क्या होता है। कंबशन को हिंदी में दहन कहते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कुछ अमाउंट में हीट और लाइट दे रहा है, तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग कंबशन यानी दहन कहते हैं। अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट्स एंड लाइट इज नोन एज कंबशन। ठीक है, अब जो सब्सटेंस दो तरह का हो गया। ठीक है, एक होता है कंबस्टिबल, एक होता है नॉन कंबस्टिबल, जो आसानी से जल जाए। ठीक है, जो जल जाता है उसे कंबस्टिबल कहते हैं। जो नहीं जलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, आसानी से नहीं जलता उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि पेपर, पेट्रोल, मैग्नीशियम, चारकोल एक्सेट्रा। पेपर को आपने देखा होगा जब आप जलाते हैं तुरंत जल जाता है। वही ब्रिक्स की बात करें तो ईटा नहीं जलता है। आयरन की बात करें नहीं जलता है।
सैंड की बात करें, बालू की बात करें तो वो नहीं जलता है। तो ये कैसा सब्सटेंस हो गया? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया। अब अगर कंडीशन की बात करें, क्या शर्त है कंबशन के लिए? कंडीशन फॉर कंबशन, तो ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन होगा तो कंबशन होगा। ठीक है, आप प्रकार देख लेते हैं कंबशन के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन। तो 3 टाइप के कंबशन होते हैं, एक तो रैपिड कंबशन, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है एक्सप्लोजन। तो रैपिड कंबशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तीव्र दहन। इसमें क्या होता है? एकदम कंबशन इज़ वेरी फास्ट, आसान, तुरंत, एकदम फौरन, सडनली, मतलब आग पकड़ लेता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंबशन इज़ वेरी फास्ट होता है इसमें। ठीक है, इसे हम लोग रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैच स्टिक्स, स्टोव्स, एलपीजी, पेट्रोल, ये सब में तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? रैपिड कंबशन कहते हैं। अब होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्वतः दहन। इसमें क्या होता है? खुद आग लग जाती है अपने आप। कंबशन इज ऑन इट्स ऑन, खुद से आग लग जाता है। इसे हम लोग स्पॉन्टेनियस, स्वतः दहन कहते हैं। जैसे कोल डस्ट इन कोल माइन में कभी कभी अपने आप आग लग जाता है। वाइट फॉस्फोरस, इसमें अपने आप आग लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। कभी कभी सुना होगा कि फॉरेस्ट फायर हो गया, जंगल में आग लग गया, तो वो भी क्या होता है? अपने आप लगता है। तो इससे क्या कहते हैं हम लोग? स्पॉन्टेनियस दहन कहते हैं। एक होता है एक्सप्लोजन, विस्फोट होता है। तो इसमें जो है कंबशन जो होता है कॉज करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, लाइट निकलता है, साउंड निकलता है। जैसे जब पटाखा छूटता है तो आपने देखा होगा, आवाज़ करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, साउंड होता है ये। ठीक है, जैसे फायर क्रैकर इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन की। अब बात हम लोग करते हैं इग्निशन टेम्परेचर की, ज्वलन तापमान की। ये क्या होता है? तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। ये मिनिमम टेम्परेचर होता है कि जिसमें कोई भी सब्सटेंस कैच फायर कर ले, यानी आग लग जाए। कब? इसका कम से कम टेम्परेचर जिसमें किसी सब्सटेंस में आग लग जाए, उसे हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, आप मैच स्टिक की बात करते हैं, माचिस की तीली की, आप लोगों ने देखा होगा माचिस, मैच स्टिक्स। जो पहले यूज़ होता था माचिस, मैच स्टिक्स, उसमें होता था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस। लेकिन न्यू आपके टाइम में जो मैच स्टिक होता है उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और रेड फॉस्फोरस होता है। क्या होता है? रेड फॉस्फोरस होता है। ठीक है, और होता क्या है कि जब मैच स्टिक्स इज रब्ड ऑन मैच बॉक्स, जब मैच स्टिक को जब मैच बॉक्स पे जब रब करते हैं, जब माचिस जलाते हैं, तो क्या होता है उस टाइम रेड फॉस्फोरस जो है वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की, ज्वलनशील पदार्थ की। तो ये क्या होता है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो बहुत लो होता है, और इसमें जो है आग जो है आसानी से पकड़ लेता है और कुछ फ्लेम निकलता है। इसी हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वलनशील पदार्थ। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विद अ फ्लेम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये सब कैसा सब्सटेंस है? तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, ज्वलनशील पदार्थ है। अब कंडीशन क्या है फायर का? शर्त क्या है आपकी? तो पहला तो फ्यूल प्रेजेंट होना चाहिए, ईंधन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा एयर या ऑक्सीजन होना चाहिए। और तीसरा क्या है? हीट होना चाहिए, कुछ हीट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्लेम की। तो फ्लेम क्या होता है? जब कोई चीज़ जलती है तो उसमें से ब्राइट लाइट निकलती है, ब्राइट जो आग जो निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेम होते हैं बोलते हैं। तो फ्लेम 2 तरह का होता है, एक तो होता है ब्लू कलर का फ्लेम, एक होता है येलो कलर का फ्लेम। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट हो, जितना ऑक्सीजन उसको रिक्वायर उतना ऑक्सीजन मौजूद है, तो उस टाइम वहाँ पे ब्लू फ्लेम निकलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम। ठीक है, जैसे आप जब गैस में एलपीजी जब खाना कोई बनाता होगा तो देखा होगा आपने, जिस टाइम जो आग निकलती है तो ब्लू फ्लेम निकलती है। स्टोव वगैरह में आपने देखा होगा आग जो निकलती है तो ब्लू कलर का निकलती है। तो क्या वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है, तो कैसा ब्लू फ्लेम निकलता है, जिसे हम लोग नॉन लुमिनस कहते हैं। और जब येलो फ्लेम होगा तो वो कैसा होगा? लुमिनस होगा। वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम होगा, इनसफिशिएंट होगा, ना के बराबर। तो वहाँ पे कैसा फ्लेम निकलता है? येलो फ्लेम निकलता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, चारकोल जो है फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम की। मोमबत्ती तो हर घर में जल रही होगी, आपने देखी भी होगी।
तो आज उसको अच्छे से समझते हैं। होता क्या है कि जब मोमबत्ती जलती है तो ऊपर में आपने गौर किया होगा ब्लू कलर का फ्लेम होता है, ठीक है। ऑटर जोन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटर जोन। जहाँ पे ब्लू कलर का फ्लेम है तो वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्योर सप्लाई, तो वहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है, वो ब्लू कलर का होता है, जिसे हम लोग नॉन लुमिनस टेम्परेचर, नॉन लुमिनस फ्लेम कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। सबसे हॉटेस्ट पार्ट वहीं होता है, गर्म पार्ट। कभी आप हाथ लगा के देखिए ऊपर, हॉटेस्ट पार्ट होता है। अब मिडिल वाले को मिडिल जोन कहते हैं, जहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, ठीक है। और वो येलो कलर का फ्लेम होता है, ठीक है। और इस यहाँ पे मॉडरेटली हॉट रहेगा, ना ज़्यादा गर्म ना हल्का गर्म, ठीक है। और जब जहाँ पे दागा जो जलता है उसको बोलते हैं इनर मोस्ट जोन। वहाँ पे अनबर्न्ट वैक्स वेपर यानी कार्बन, जो कार्बन है वो जलता है, ठीक है। तो वहाँ पे लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। और ये तो वैक्स है, ठीक है। तो जोन का आप लोग को नाम याद रखना है, कलर क्या होता है ये नाम क्या हमने याद रखना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, सोनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए नॉन लुमिनस जोन का प्रयोग करता है, ठीक है। आप कभी सोनार के यहाँ गए होंगे तो वो देखा होगा, वो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है, आग निकलती है, उसी से वो पिघलाने के लिए उसे यूज़ करता है, क्योंकि वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब गुड फ्यूल की, अच्छे ईंधन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें तो कैसा होना चाहिए। तो अच्छा फ्यूल क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल, जो हमें आसानी से मिल जाए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दे मॉडरेट टेम्परेचर पे, है ना ज़्यादा टेम्परेचर ना कम टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर पे हाई अमाउंट ऑफ हीट दे, और निग्लिजिबल पॉल्यूशन क्या है? ना के बराबर पॉल्यूशन करे। तो ये ऐसा ही गुड फ्यूल होना चाहिए, अच्छा फ्यूल कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब एक नए टर्म कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं। आपने सुना कि फलाने कैलोरीफिक वैल्यू ये है। तो ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जब हम 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को जलाते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसी हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। जिसका SI यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अब कुछ फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, जिसे आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जाती हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कौ डंक का जो होता है 6000 से 8000 होता है, वुड का 17000 से 22000 होता है, कोल का 25000 से 30000 के बीच में होता है, और पेट्रोल, किरोसिन और डीजल ये तीनों का 45000 होता है, मीथेन का 50000 होता है, CNG का भी 50000 होता है, और LPG का 55,000 होता है, और बायोगैस का 35,000 से 4,000 होता है, और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है 1.5 लाख लगभग, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अब हम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब अगर फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट बर्निंग हो रहा है, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है तो वहाँ पे थोड़ा कम पॉल्यूशन होता है, लेकिन कम होता है। होता क्या है कि उसमें अनबर्न जो हल्का फुल्का जो कार्बन बच जाता है वो रिलीज होता है, तो उससे क्या हो सकता है? हमको अस्थमा हो सकता है, रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकता है। जैसे हम जब लकड़ी जलाते हैं, कोल जलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कंप्लीट कंबशन तो होता है, लेकिन अनबर्न कार्बन पार्टिकल भी रिलीज होता है, जिससे हम लोगों को अस्थमा हो सकता है, रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। अब बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, ठीक है। जैसे जितने फ्यूल हैं वो हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, जिससे एसिडेन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलकर सल्फर ऑक्साइड जो है एसिडेन का फॉर्मेशन कर देता है, जैसे कोल को डीजल का बर्निंग होता है। तो अब इनकम्प्लीट कंबशन, ये तो बहुत खतरनाक होता है, बर्निंग होता है। इसमें क्या होता है? रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि जहरीला गैस होता है, जो पीपल कैन किल भी कर सकता है। वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की, अग्निशामक की। ये क्या होता है? ये वैसा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है, ठीक है। ये वैसा सब्सटेंस है जिसका प्रयोग हम लोग आग को बुझाने में करते हैं, इसे हम लोग अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, ठीक है। ये करता क्या है? बेसिकली जब कहीं आग लगती है तो होता क्या है? आग के लिए क्या चाहिए? फायर के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या करता है? ब्रेक कर देता है कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी
यानी आग जो जल रहा है तो एयर से जो है, हवा से जो बॉडी का कांटेक्ट है उसको ये ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि टेम्परेचर को फॉल कर देता है, इग्निशन टेम्परेचर, यानी कोई सब्सटेंस जो इग्निशन टेम्परेचर है जिस पे वो कैच फायर करता है वो उसको लो कर देता है, जिसकी वजह से आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है, ठीक है। तो पानी भी एज एक्सटिंग्विशर की तरह पानी को भी हम यूज़ करते हैं। पानी क्या करता है कि बॉडी को ठंडा कर देता है, जिससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बॉडी का फॉल्स होने लगता है, इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है। क्या करता है कि वाटर वेपर बॉडी के चारों ओर जो एक ब्लैंकेट की तरह काम करने लगता है, जिससे क्या होता है कि ये कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देता है ऑक्सीजन से, एयर का, बॉडी का, जिसकी वजह से क्या होता है, आग बुझ जाती है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि वाटर को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ लकड़ी में आग लगाओ, पेपर में आग लगाओ, इसी तरह के सब्सटेंस में। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर है वहाँ पे पानी को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। या पेट्रोल फायर हो, ये भी यूज़ नहीं करता। होता क्या कि पेट्रोल का डेंसिटी तो कम होता है, लेकिन पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब हम पानी डालते हैं पेट्रोल के फायर में तो क्या होता है कि पानी नीचे बैठ जाता है और पेट्रोल ऊपर रहता है, तो और आग बढ़ जाता है उससे। तो वहाँ पे हम लोगों को पानी का यूज़ नहीं किया जाता। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, ठीक है। अब ड्राई पाउडर विच इज़ यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर के वहाँ पर हम लोग ड्राई पाउडर भी यूज़ करते हैं कुछ, जो कि सैंड और सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट से मिलके बना होता है। अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड वाला फायर एक्सटिंग्विशर देखते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो जब आग लगती है तो ऊपर से ये दबती है तो ये क्या होता है, ब्रेक होता है, इसके साथ मिल के क्या करता है, रिएक्शन करता है, जिससे क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। तो CO2 जब प्रोड्यूस होने लगेगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आग जो है बुझ जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आइए आप इसका कुछ PYQ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए मैन परचेज एग्स टू यूज़ इट फ्यूल फॉर कुकिंग। ए मैन ने एक एग्स नाम का कोई फ्यूल खरीदा जो खाना पकाने के लिए, तो क्या क्वालिटी होना चाहिए उसका, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो लो इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप, सस्ता तो ठीक है लेकिन लो इग्निशन टेम्परेचर तो नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा कि फ़ौरन तुरंत आग पकड़ लेगा, ये भी नुकसान है हो सकता है। हाई कैलोरिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई कैलोरिक वैल्यू तो होना चाहिए लेकिन लो इग्निशन टेम्परेचर फिर ये नहीं होगा। मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू एंड नॉन टॉक्सिक, ये तो ठीक लग रहा है। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप, हाँ ये होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए। लो कैलोरिक वैल्यू एंड नॉन टॉक्सिक, ये भी नहीं होगा, लो कैलोरीफिक तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे C और D ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन, C और D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैंने बताया था जब इलेक्ट्रिक फायर हो या पेट्रोल वाला फायर हो तो वहाँ पे पानी का यूज़ नहीं किया जाता है। तो देखते हैं, तो लकड़ी का जलना यहाँ पे तो यूज़ कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ डीजल, हाँ ये यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, यहाँ पे तो पानी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यहाँ पे भी यूज़ नहीं कर सकते। तो B और D यहाँ पे सही ऑप्शन हो रहा है, यानी D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ 4 फ्यूल आर गिवन, 4 ईंधनों के गुण धर्म नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे घरेलू उपयोग के लिए इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है, ये पहचानना है। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर तो मॉडरेट होना चाहिए, तो हाई वाला तो ऐसी खत्म, कहानी खत्म। लो वाला भी नहीं होगा, बचा मॉडरेट। यहाँ पे कैलोरीफिक क्या है, बहुत लो है, तो ये तो नहीं होगा। तो बचा कौन, ये वाला B ऑप्शन, कैलोरीफिक 45। स्टेट क्या है, लिक्विड और मॉडरेट, तो यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, B। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं, ठीक है, जिसमें फ्लेम बनता है, इसका पहचान करना है। तो कैम्फर में तो नहीं बनेगा क्योंकि वो तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम में तो फ्लेम बनता है, कैम्फर ये भी नहीं होगा।
कोल केरोसिन, चारकोल में भी नहीं बनता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, करते हैं अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर की। कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है? तो कंपाउंड क्या होता है कि उसका एक डिफिनिट फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो एक से ज़्यादा एलिमेंट का बना होता है। ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे और उसका एक डिफिनिट फार्मूला होगा। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या एक डिफिनिट फार्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये क्या है? एक डिफिनिट फार्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ये सब क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। और मिक्सचर क्या होता है? इसमें कोई डिफिनिट फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। जैसे एयर, सैंड प्लस वाटर, ये क्या है? मिक्सचर हो गया। एयर यानी हवा। ठीक है, और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस वैसा जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। जैसे जब हम दो कंपाउंड को मिला दे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे चीनी में हम चीनी को पानी में मिला रहे हैं, क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। चीनी भी नहीं दिखता है, एक दूसरे में घुल गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुआ, जैसे हम लोग होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, जिसमें दो कंपोनेंट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे पानी में हम सैंड डाला तो वो घुलता भी नहीं है और क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो इसे हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर को हम लोग सेपरेशन कैसे करते हैं? कभी कभी क्या होता है कि मिक्सचर में कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, तो उससे हम लोगों को हटाना होता है, सेपरेट करना होता है, तो इसी को हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो आइए क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तीन टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। सबसे जो पहला है वो है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, यानी दोनों कंपोनेंट सॉलिड हो। दूसरा देखेंगे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, यानी दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो। और तीसरा देखेंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, यानी एक कंपोनेंट सॉलिड हो, एक कंपोनेंट लिक्विड हो। तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में जो सबसे पहला हम लोग टेक्निक देख रहे हैं वो है, उसका नाम है हैंड पिकिंग। नाम से पता चल रहा है हैंड पिकिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे चावल, घर में देखा होगा आप लोगों ने कि मम्मी जो है चावल से कंकरियाँ निकालती हैं, तो ये क्या हैंड पिकिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, राइस प्लस स्टोन का मिक्सचर। इसमें क्या होता है कि व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट इज डिफरेंट इन कलर शेप एंड साइज, इसमें क्या होता है कि एक कंपोनेंट जो है उसका शेप साइज कलर जो क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया राइस में पत्थर, तो उसका आसानी से हम लोग उंगली से हाथ से क्या करते हैं? पिक करके अलग कर देते हैं, तो ये हैंड पिकिंग हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं थ्रेशिंग। तो ये क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टॉक से सीड को अलग कर लेते हैं, टू रिमूव सीड्स फ्रॉम स्टॉक्स। सीड को स्टॉक से अलग कर लेते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण हो गया व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक से जब हम व्हीट ग्रेन को अलग करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग है। इसी का दूसरी तरफ बात करें तो एक प्रोसेस होता है विनोइंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज लाइटर इन वेट देन अदर, यानी एक कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट से हल्का होता है। ठीक है, जैसे ग्रेन और हस्क जो होता है उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं? एक बड़ा सा पंखा चलता होगा, आप लोगों ने कभी खेत वगैरह गए हो तो देखा होगा, और हम ऊपर से उसको गिराते हैं, वो दोनों अलग होने लगता है। ठीक है, इसे ही हम लोग विनोइंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सीविंग की। ये क्या होता है? तो इसमें व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज स्मॉलर इन साइज देन अदर, इसमें जो एक कंपोनेंट जो है दूसरे से थोड़ा स्मॉलर साइज का होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? तो सीविंग से, जैसे ब्रेन और प्लस फ्लावर के मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो बात हुई सॉलिड सॉलिड मिक्सचर की। अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर की। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन मिक्सचर इज हेट्रोजीनस, जब मिक्सचर हेट्रोजीनस हो, हेट्रोजीनस मिक्सचर मैंने समझाया है जिसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। ठीक है, एक दूसरे में घुले नहीं। ठीक है, और व्हेन मिक्सचर इज हेट्रोजीनस एंड सॉलिड कंस्टिट्यूएंट इज हेवी। ठीक है, मिक्सचर में जो सॉलिड कंपोनेंट हो वो क्या हो? भारी हो। ठीक है, तो से हम उससे हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से, जैसे डर्ट प्लस मड्डी प्लस वाटर, कीचड़। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं डीकैंटेशन। इसमें क्या होता है? जैसे सैंड प्लस वाटर। ठीक है, पानी में बालू,
उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं, तो व्हेन हेवी सॉलिड कंस्टिट्यूएंट सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, उसमें क्या होता है, उसको थोड़ा देर के लिए हम छोड़ दिया तो क्या होगी, जो हेवी पार्टिकल सैंड है वो नीचे बॉटम पे सिलेंडर आके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, तो इसे हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक है फिल्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, व्हेन वन कंपोनेंट डिजॉल्व इन दी सॉल्वेंट, यानी कंपोनेंट जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया, उसे हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। जैसे कॉमन सॉल्ट प्लस सैंड का मिक्सचर हो गया, उसे हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, तो फिल्ट्रेशन से। ठीक है, अब बात आ गया नेक्स्ट इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की। तो इवेपोरेशन क्या होता है, पानी से गैस का वेपर का बनना, कंडेंसेशन वेपर से फिर लिक्विड का बनना। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन सॉलिड प्रेजेंट इन द लिक्विड इज नॉन वोलेटाइल, जो सॉलिड जो लिक्विड में प्रेजेंट है वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड उसको कहते हैं, सब्सटेंस उसको कहते हैं जिसका वेपर नहीं बनता है। ठीक है, उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल कहते हैं। इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से। ठीक है, जैसे कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर को अगर हम लोगों को अलग करना हो। ठीक है, अब आखिरी बात करते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की। तो इसमें क्या होता है, व्हेन टू कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी दो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है अलग अलग हो, तो इसे हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से। जैसे डिस्टिल वाटर फ्रॉम एनी वाटर सैंपल, डिस्टिल वाटर को किसी अदर वाटर सैंपल से अलग करना हो तो हम लोग डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो ये तो फ्लोइंग टेक्निक हो गया जिसे हम लोग सेपरेट करते हैं मिक्सचर को। इसे हम लोगों को याद रखना, ये मैंने शॉर्ट माइंड मैप के तरीके से आपको बताया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से हमें मिक्सचर को पहचानना है, किसमें विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले है एयर वाटर वुड। पानी तो कंपाउंड है क्योंकि उसका डिफिनिट फार्मूला होता है, जैसे H2O, तो ये तो होगा नहीं। वुड सॉल्ट एंड सैंड, सॉल्ट का भी कंपाउंड है NaCl, इसका डिफिनिट फार्मूला होता है। अब आ गया सॉल्ट, ये भी नहीं होगा। वुड एयर एंड सैंड, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण की विधि का अनुप्रयोग नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन नहीं है, तो जहाँ पे घूमता है कुछ चीज़ वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। जैसे सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन क्या है, कपड़ा घूमता है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो ये क्या हो गया, ये तो इसका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क, आपने देखा होगा जब मिल्क मशीन लगी होती है बड़ी बड़ी, तो वहाँ से बटर निकलती है, तो ये भी सर्टिफिकेशन का एप्लीकेशन हो गया। डायग्नोसिस इन टेस्ट इन लेबोरेटरी, जब ब्लड सैंपल लेता है तो क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उसे घुमाता है, तो ये भी इसका एप्लीकेशन हो गया। सेपरेशन ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम एडल्ट्रेशन, यानी पेट्रोल का पेट्रोलियम से पृथक करना है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ क्योंकि ये एप्लीकेशन नहीं है सर्टिफिकेशन का, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, आफ्टर रेन इम्प्योरिटीज एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वर्षा के उपरांत अशुद्धियों और निलंबित कर नीचे बैठ जाते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है। तो मैंने बताया था जब हेवी पार्टिकल नीचे लिक्विड में कंटेनर के बॉटम में जमा हो जाता है तो हम लोग सेडिमेंटेशन कहते थे, यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फाइबर। ठीक है, तो फाइबर को हम लोग 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो है नेचुरल फाइबर, ठीक है, और दूसरा टाइप है वो है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर उससे हम कहते हैं जो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट से मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर कहेंगे। वहीं अगर सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो वो हमें लैब में हम बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल से, तो उसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो नेचर प्लांट से जो हमें फाइबर मिलते हैं उसे हम लोग कौन कौन है, कोट है, कॉटन है, जूट है। ठीक है, एनिमल से जो मिलते हैं सिल्क हो गया, वूल हो गया। सिल्क जो मिलता है वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है। वूल हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप। फ्लीस ऑफ शिप मतलब
शीप का, भेड़ का बाल से और गोट याक के बाल वगैरह से ये हमें मिलते हैं। सिंथेटिक की बात करें फाइबर के एग्जाम्पल तो नायलॉन, रायन, डाइक्लोन, पॉलिस्टर वगैरह ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वुल प्रोडक्शन। वुल को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये सब प्रोसेस को देखते हैं, प्रक्रिया को देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे हमको याद रखना, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है वो होता है शेयरिंग। क्या होता है शेयरिंग? शेयरिंग हम लोग क्या करते हैं, भेड़ की ऊनी ऊन को काटने की प्रक्रिया। भेड़ को जो है बाल को हम काट के अलग कर लेते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। दूसरा टर्म होता है स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भेड़ के जो हम बाल काटा तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होगा, ठीक है, मृत त्वचा, पसीना वगैरह जो कुछ भी उसमें है उसे हम लोग धो के साफ़ कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो गुड अच्छी क्वालिटी वाला होना उसको उससे कम वाले से अलग कर लेते हैं। फिर हम लोग रिमूविंग ऑफ बर्ड्स कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आतिक पर जिससे उन रेशे को सुलझाती है सीधा करते हैं, साफ करते हैं, जिससे रेशे एक दूसरे के समांतर स्थित हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग डाइंग कर देते हैं, कलर कर देते हैं, फिर रोलिंग कर देते हैं। तो ये तो प्रोसेस हो गई ऑब्टेनिंग ऑफ वुल प्रोडक्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं सिल्क की। सिल्क की तो सिल्क कहाँ से मिलता था, सिल्क मिलता था हमें सिल्क वॉर्म से, ठीक है। और सिल्क वॉर्म भी किससे मिलता है, ये कोकून से मिलता है। किससे मिलता है, कोकून से मिलता है। तो सिल्क भी दो तरह का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल सिल्क, दूसरा होता है नेचुरल सिल्क भी। तो आर्टिफिशियल सिल्क का एग्जाम्पल उदाहरण हो गया रेयन, नेचुरल सिल्क का एग्जाम्पल हो गया टासर, मूंगा, कोसा, मलबरी, ये नेचुरल सिल्क का एग्जाम्पल हो गया। अब लाइफ साइकिल अब देखें इस सिल्क का, तो सबसे पहले एग से वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर प्यूपा में, फिर डेवलपिंग मॉथ में, फिर एडल्ट में वो बन जाता है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क की बात हो गई, ठीक है। तो आइए अब इस चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ द हेयर ऑफ शीप टू वुल। वहीं शीप प्रोडक्शन, वुल का जो प्रोडक्शन होता है उसका सीक्वेंस सही करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, छटाई, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अभी मार्जन यानी स्क्वायरिंग होता है। तीसरा क्या होता है आपको, सॉरी यहाँ पे फिर से देखना होगा क्या है, हाँ पहला होता है यहाँ पे आपको शेयरिंग होगा, ऊन कटाई। दूसरा होगा स्क्वायरिंग, तीसरा होगा छटाई, चौथा होगा धुनाई और पांचवा होगा बुनाई और रंगाई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ठीक है। आप बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो एग्स इज अ सिंथेटिक फिगर विच रिजेंबल वूल एंड इज यूज्ड टू मेक शॉल्स एंड स्वेटर्स एंड ब्लैंकेट्स। व्हाट कुड बी एक्स? एक्स कोई संश्लेषण रेशा है, जो फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है। तो वैसा फाइबर जो ऊन से मिलता जुलता है इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है, वो होता है एक्राइलिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। इनमें सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु क्या है, तो मैंने बताया था, नोट है वहाँ पे सिल्क। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी धातुओं के भौतिक गुण धर्म को, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मैलिबिलिटी की और धातु की दृढ़ता की बात करेंगे। तो मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है तो इससे हम लोग हथौड़ी की मदद से पतले पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू थिन शीट विद द हेल्प ऑफ हैमर इज नोन एज मैलिबिलिटी, यानी धातु दृढ़ता। हथौड़े की सहायता से धातुओं को परतों में बदलना धातु दृढ़ता कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण की बात करें तो सिल्वर एंड एल्युमिनियम फॉइल, चांदी और एल्युमिनियम की परत। काजू कतली मिठाई तो आप सबने खाई होगी, तो उसमें क्या काजू कतली की मिठाई में आपने देखा होगा सिल्वर की परत होती है, चांदी की परत होती है। तो वो चांदी जो कौन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ऐसे एल्युमिनियम फॉइल
जैसे हम लोग खाना वगैरह भी पैक करते हैं, फूड वगैरह पैक करते हैं, तो अभी कौन प्रॉपर्टी शो करता है? मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है। अब मोस्ट मेलेबल मेटल की बात करें, सबसे अधिक धातु धन धातु की बात करें तो वो गोल्ड और सिल्वर होता है, सोना और चांदी। इसलिए परसेप्शन है मरकरी, मरकरी से हिंदी में पारा कहते हैं। पारा जो मेटल है वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर में। अब जो लिक्विड में पाया जाएगा तो हम लोग हीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी को मरकरी शो नहीं करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डक्टिलिटी, जिसे हिंदी में तन्यता कहते हैं। तो मेटल को हम लोग पतले पतले वायर्स में तार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो धातुओं का तारों में बदलना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। Conversion of metal into thin wire is known as ductility। अब मोस्ट डक्टाइल मेटल की बात करें, सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो वो होता है गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। इसमें भी जो एक्सेप्शन है वो है मरकरी, क्योंकि मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो लिक्विड है हम वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिव से हिंदी में चालकता कहते हैं। ठीक है, तो मेटल में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो चांदी और तांबा, सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छे कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट और ऊष्मा सुचालक की बेस्ट कंडक्टर है कौन? सिल्वर और कॉपर। ठीक है, आगे सबसे कुचालक है, बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, वो कौन है? लीड, शीशा। क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जब फिजिकल स्टेट की बात करें, भौतिक अवस्था की बात करें, तो मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होता है। मेटल जो है समान तौर पर तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो कुछ एक्सेप्शन है। तो मरकरी मैंने बताया, मरकरी जो है वो लिक्विड होता है एटम टेम्परेचर। तो मरकरी ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की, तो हार्डनेस, कठोरता। तो मेटल जो है जनरली हार्ड होता है नेचर में, समान तौर पर तो कठोर होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसे मेटल है जो सॉफ्ट होते हैं, जिसे हम लोग छुरी की मदद से काट सकते हैं, नाइफ की मदद से काट सकते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मेटल विच कैन कट विथ नाइफ। तो एग्जाम पूछे जाते हैं कि कौन ऐसे मेटल है जिसे हम लोग नाइफ की मदद से काट सकते हैं। ऑप्शन दे जाते हैं, ये याद रखना है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है उसे हम लोग छुरी से भी काट सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, लस्टरस, जिसे हिंदी में द्युतिमय कहते हैं। ठीक है, तो मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, चमकीला होता है। ठीक है, प्योर स्टेट में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई लस्टरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं सोनोरस। ठीक है, सोनोरस। ठीक है, तो जब हम सोनोरस में ध्वनात्मक होता है, जब हम किसी भी मेटल को किसी हार्ड सब्सटेंस से स्ट्राइक करते हैं तो कुछ आवाज होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरस कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन मेटल इज स्ट्राइक बाय हार्ड सब्सटेंस देन इट प्रोड्यूस साउंड, तो ध्वनि प्रोड्यूस करता है, इसे हम लोग सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे एग्जांपल, बेल, स्कूल में देखा होगा घंटी लोहे से लोहा टकराता है तो आवाज प्रोड्यूस होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट नोट्स से याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गैलियम एंड सीजियम ये ऐसे मेटल है
जब हम इन्हें अपने हाथ पे रखते हैं हथेली पे तो ये पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत लो होता है। ठीक है, तो गैलियम एंड सीजियम मेल्ट ऑन ह्यूमन पाम बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी देखें, जिंक इज नेदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिंक इज नेदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। हमने क्या पढ़ा था कि मेटल जो है वो मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, लेकिन जिंक जो है ना वो मेलेबल होगा ना वो डक्टाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। ठीक है, धातु के भौतिक गुण धर्म की। अब हम लोग बात करते हैं और धातु के भौतिक गुण धर्म की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल की। ठीक है, तो नन मेटल जो होते हैं वो नन मेलेबल होते हैं और नन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, ऐसे तो नन मेलेबल होते हैं और नन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, और नन मेटल जो है वो ब्रिटल होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? वो अंगूर ब्रिटल होते हैं नेचर में। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटलनेस की। तो ब्रिटलनेस क्या होता है, भंगुरता क्या होती है कि जब हम सब्सटेंस को हथौड़े से पीट कर इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। When a substance is beaten by a hammer, then is converted into powder form. This property is known as brittleness. ठीक है, अब मेटल जो होते हैं नन सोल्यूशन नेचर में होते हैं, कोई सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नन मेटल जो है सॉफ्ट होते हैं नेचर में। ठीक है, नेचर में कैसे, प्रकृति में कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं नेचर स्वभाव में। अब बात करें नन मेटल जो तीनों फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा मेटल है, नन मेटल है सॉरी, जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो फॉर नन मेटल फॉर सॉइल लिक्विड एंड गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन ऑयल लिक्विड स्टेट। बात करें नन मेटल जो है वो चालक होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऐसे एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। जनरली नन मेटल तो नन लेक्चरस होते हैं नेचर में, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट जो है ऐसे नन मेटल है जो कि लेक्चरस होते हैं, चमकीले होते हैं नेचर में। ठीक है, अब नोट की बात करें तो डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है, एकदम हार्डेस्ट नेचुरल अपने सब्सटेंस है जो प्रकृति का, जो कि बेस कंडक्टर होता है हीट का। हीट का कैसा है, एकदम बेस कंडक्टर होता है हीट का, डायमंड। ये पॉइंट को हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यूज जो है देखते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का। तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम जो होते हैं उसे हम लोग खाद की तरह यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं। तो इसे हम लोग को याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम। तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम जो है इसे हम लोग खाद की तरह यानी फर्टिलाइजर से फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। अब सेकंड पॉइंट को देखें तो गोल्ड, सोना और प्लेटिनियम, इसको हम लोग ज्वेलरी बनाने में काम लेते हैं, जेवर, सब लोग जानते होंगे गोल्ड एंड प्लेटिनियम को। और सल्फर और फास्फोरस की बात करें तो सल्फर और फास्फोरस जो है क्रैकर्स में यूज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो क्लोरीन जो है उसे हम लोग डिसइंफिकेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी, वाटर को प्योरीफाई करने में क्लोरीन का यूज करते हैं। डिसइंफिकेंट जो होता है वैसा सब्सटेंस होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, उसे हम लोग डिसइंफिकेंट कहते हैं। ठीक है, अब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्लोरीन यूज होता है, इसीलिए क्लोरीन का छिड़काव करते हैं पानी वगैरह करना। अब बात करते हैं आयोडीन का। आयोडीन का जो पर्पल कलर सॉल्यूशन है उसे हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, ऑन बॉन्ड का हम पर एंटीसेप्टिक भी बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग यूजेस देखा मेटल एंड नॉन मेटल का। अब केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड एयर,
जब हम मेटल या मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन का बॉन्ड हमें मिलेगा। ठीक है, तो जब हम लोग मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मेटेलिक ऑक्साइड मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में, इसे याद रखना क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो हम लोगों ने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लिटमस जो है, पेज जो है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बेसिक नेचर होगा तो टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। ठीक है, अब रिएक्शन देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम B1 को हम लोग ऑक्सीजन की वजह से बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और कुछ हीट प्रोड्यूस होता है और कुछ लाइट निकलता है, और लाइट का कलर क्या होता है, दार्जिलिंग व्हाइट कलर होता है। एग्जाम में पूछा जाता है मैग्नीशियम B1 को जब हम लोग बर्न करते हैं तो कैसे लाइट निकलता है, तो दार्जिलिंग व्हाइट कलर निकलता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट देख लेते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो वैसे ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी बिहेव करे, बेस की तरह भी बिहेव करे, उसे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। दोस ऑक्साइड विच एक्ट एज एसिड एज वेल बेस, वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार की तरह बिहेव करे उसे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्युमिनियम और जिंक जो ऐसे मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ZnO मिलेगा, एल्युमिनियम और O2 के साथ करेंगे तो N2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये दोनों है, ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो कि एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह बिहेव करेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेस एसिडिक होता है नेचर में। अभी हम लोगों ने पढ़ा मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। जब ये एसिडिक नेचर होगा तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कुछ कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो न्यूट्रल भी होते हैं नेचर में, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे याद रखना है कौन कौन न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CONO और N2O, ये जो है नॉन न्यूट्रल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सोडियम पोटेशियम जो है बहुत आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, आसानी से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, रिएक्ट करके तुरंत आग लग जाता है। इसीलिए जो हम है ये मेटल को जो है केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल के अंदर में डुबो के रखते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। सोडियम पोटेशियम जो है बहुत आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं ये, इसीलिए हम लोग इनको केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं। ठीक है, अब बात करें मैग्नीशियम दूसरी पॉइंट की, तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक। ठीक है, मांगे अली के नाम से आप याद रख सकते हैं। ठीक, मांगे आदि के नाम, ये जो है थिन लेयर का ऑक्साइड जो है फॉर्म कर लेते हैं। जब हम लोग ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो अपने चारों तरफ थिन लेयर का ऑक्साइड जो है फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, हम दूसरे प्रॉपर्टीज देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज देखें मेटल का, धातु का। जब हम उसको पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो जब हम सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत जल्दी अचानक एकदम फॉर्म तुरंतली जो है पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, सोडियम और पोटेशियम जब अचानक से एकदम तुरंत फौरन सडनली जो मतलब तुरंत रिएक्शन कर लेता है पानी के साथ। ठीक है, जनरली तौर पर देखा जाए तो नॉन मेटल जो है पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन 5 फास्फोरस जो है ये नॉन मेटल है। ठीक है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर होता है जिसमें वो विशेष आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो बहुत कम होता है इसका इग्निशन टेम्परेचर, जब इसको हम खुले में रखते हैं तो इसमें आग भी पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग व्हाइट फास्फोरस जो पानी डूबो के रखते हैं। तो व्हाइट फास्फोरस है लो इग्निशन टेम्परेचर, सो इट बर्न्स एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर में ये जलने लगता है। इससे बचने के लिए हम लोग इसे पानी में
स्टोर करके रखते हैं व्हाइट फास्फोरस को। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तो रिएक्शन विथ एसिड। जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? जब हम मेटल को डायरेक्ट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, और जनरली जो नॉन मेटल है वो डायरेक्ट एसिड में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिसे हमें याद रखना है। कॉपर जो है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से रिएक्शन नहीं करता है। जब हम हीटिंग करने पर भी जब हम कॉपर को एसिड के साथ हीट करते हैं फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो रिएक्शन हो जाता है हीट करके। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, रिएक्शन विद बेस। जब हम मेटल अलग मेटल बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? तो मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी देखी। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट देख रहे थे, एक्वा रिजिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्वा रिजिया क्या है? ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड concentrated HCl and concentrated HNO3 in 3:1 रेशियो। ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें HCl और HNO3 का नाइट्रिक एसिड का जो कि 3:1 रेशियो में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? गोल्ड और प्लेटिनम आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्वेरियम गोल्ड वगैरह को साफ करने में ये काम आता है। ठीक है, तो एक्वेरियम किसी कंसंट्रेशन में होता है 3:1 याद रखना। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस रिएक्शन से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट के साथ जो हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल में नॉन मेटल का। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम सॉल्ट से। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें तो कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है। ठीक है, जो ब्लू कलर का होता है, उसको जिंक मेटल से जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है? जिंक जो है ZnSO4 बना लेता है और कॉपर बनाता है। ZnSO4 जो है वो कलरलेस होता है। ZnSO4 कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट और कॉपर का कलर क्या होता है? रेड होता है। कॉपर सल्फेट को जब हम जिंक से करते हैं तो जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है, और कॉपर बनाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को देखना होगा और लर्न करना होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का। ठीक है, इसमें सबसे मोस्ट एक्टिव जो मेटल है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और लीस्ट एक्टिव मेटल है वो नीचे की तरफ होता है। जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे रिएक्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, हमें याद होना चाहिए। ठीक है, जब ये हमें याद होगी तभी हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए। तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो ऐसा है, कहानी मैं आपको बताता हूँ। काशीनाथ नाम का एक आदमी, ठीक है, जिसका एक नौकर था जो माली था। ठीक है, माली था, माली का फूल बनाता था तो माली, लेकिन वो जो खाना पकाता था तो वो खाना पकाता था, खाना में वो ज़्यादातर आलू पकाता था। और जब भी वो आलू पकाता था तो आलू वो फीका पका देता था। अब जब वो फीका पका देता था, अब जब मालिक उसको खाने के लिए आए तो डर के उसके सामने नहीं आता था। मालिक बोलता था क्या वो आ गया? तो इसी से एक सीख निकलता है, काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है,
काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्या हुआ आगे आओ। तो इस ट्रिक से आप लोग इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए हम लोग तो पीछे रिएक्शन देखिए। ठीक है, अब पीछे जो हम लोग रिएक्शन देखिए वो क्या देखिए, CSO4 को रेडियम से रिएक्ट करवाए तो रिएक्शन हुई, लेकिन यही CSO4 को जब हम लोग, ठीक है, यही CSO4 को जब हम लोग हम लोग HCl से रिएक्शन कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिएक्टिविटी इस बीच में कॉपर ऊपर आ रहा है, ठीक है, और मरकरी क्या है नीचे आ रहा है। तो कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल जो है हाईली रिएक्टिव मेटल को कभी रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे रिप्लेस हो गया था, क्यों? क्योंकि जिंक ऊपर आ रहा है रिएक्टिव टेबल में, कॉपर का है यहाँ पे आ रहा है, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक है। तो हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को जब डिस्प्लेस करता है तभी ये रिएक्शन होगा। कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल जो है हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये रिएक्टिव डिस्प्लेस को आप लोग अच्छे से याद रखें, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चैप्टर के आखिरी पॉइंट देखते हैं, क्लोजर। क्लोजर टॉपिक देखते हैं, आखिरी टॉपिक है मेटल की एंड नॉन मेटल की। तो क्लोजर, तो क्लोजर जो है लगना क्लोजर, ठीक है, तो दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे, दो एग्जाम्पल देंगे, पहला रस्टिंग और दूसरा ट्रांजिशन। तो रस्टिंग जो है आयरन के केस में होता है, तो आयरन के केस में पढ़ते हैं हम लोग रस्टिंग कहते हैं, ठीक है, और कॉपर के केस में जब हम लोग पढ़ते हैं कॉपर क्लोजर, उससे हम लोग ट्रांजिशन ऑफ कॉपर करते हैं। इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आयरन की रस्टिंग में क्या होता है, आयरन जो है मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो जब आयरन जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का जो है लेयर बना लेता है, जिसे रेडिश ब्राउन रस्ट कहते हैं। आपने देखा होगा जंग में लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, रिएक्शन हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन का। अब रस्टिंग और ट्रांजिशन ऑफ कॉपर का बात करें तो कॉपर भी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके CuCO3 CuH2 बनाता है, कॉपर कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड जो कि ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म कर लेता है अपनी तरफ। इसी को हम लोग ट्रांजिशन ऑफ कॉपर कहते हैं। ये दोनों क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोगों ने खत्म करी। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जो मैंने कंटेंट दिया है बहुत एकदम सिलेबस के सीटेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, जो मेन पॉइंट है उसे मैंने कवर किया है। आपको उम्मीद है कि इसे आपको बहुत पसंद आएगा। आई एम श्योर ये कंटेंट जो है जो मैंने बताया, जो मैंने पढ़ाया, उससे बाहर परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं आने वाला। आइए आप कुछ PIQ सॉल्व करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। इनमें से कौन ऐसा रिएक्शन है जो कि नहीं होगा, नॉट फिजिबल मतलब नहीं, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ही रिएक्शन जो है हम लोग का एक्टिविटी स्विच की बेस्ड पर आएगा। आप बताइए PbSO4 ठीक है, उसके लिए हम लोग को एक्टिविटी स्विच याद होना चाहिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्या हुआ आगे आओ। ये एक्टिविटी सीखे जाए, ठीक है, ये याद होना चाहिए, कोई बोलेगा। आप देखिए PbSO4 को आयरन से रिएक्शन करवाएंगे। अगर Pb देखिए, Pb कहाँ पे आ रहा है, एक्टिविटी से नीचे आ रहा है, Fe क्या आ रहा है, उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आयरन यहाँ पे क्या है कि हाई Pb से ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो हाई रिएक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को जब डिस्प्लेस कर सकता है, ये रिएक्शन तो होगी, ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। आप ZnCSO4 का बात करते हैं, जिंक कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। कैल्शियम कहाँ आ रहा है, तो ऊपर की तरफ आ रहा है। अब बताइए कैल्शियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है,
जिंक क्या है, इसके मुकाबले में क्या लेस एक्टिव मेटल है। अब लेस एक्टिव मेटल हायर एक्टिव मेटल को तो हटा नहीं सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन कोई फिजिबल हो ही नहीं सकती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम एजेलियसोफर, मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे आ रहा है नेटिविटी सीरीज में, एजेलियसोफर क्या है यहाँ पे आ रहा है, मैग्नीशियम के नीचे आ रहा है। तो मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे हाईली एक्टिव मेटल है, जिंक क्या है लेस एक्टिव मेटल है। तो हाईली एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को तो डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन तो होगी, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती है। तो ऐसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाईली एक्टिव मेटल है, ऐसी कॉपर क्या लेस एक्टिव मेटल है। तो हाईली रिएक्टिव जो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर ही देगा, तो ये रिएक्शन भी होगी। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधा सीधी सेकंड ऑप्शन जो है राइट दिख रहा है। तो पहले ही क्वेश्चन जो हमने लिखा है एक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है, तो एक्टिविटी सीरीज को अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मटेरियल है एम, कोई मटेरियल है एम वाज हीटेड इन अ स्पून, एक चमचे में से हीट किया, हीट किसके प्रेजेंस में करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे। इमीडिएटली पुट इन अ गैस जार एंड वाज कवर्ड, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वाज एडेड टू द जार एंड देन सॉल्यूशन वाज केप्ट विथ ब्लू लिटमस पेपर, द पेपर टर्न रेड, मटेरियल एम कुड बी, ठीक है। एक पदार्थ एम को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रखकर ढक दिया गया, थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल को नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया, तो कागज का रंग लाल हो गया, तो पदार्थ एम क्या होगा। अब देखिए ऐसी बेस अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब जब रेड में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने आपको ऐसी बेस से बताया था कि ऐसी की प्रॉपर्टी होती है कि वो बेस को जो है ब्लू लिटमस को जो है रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। इससे तो मेरे साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एसिड होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था मेटल जो है हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाता है और नॉन मेटल जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नॉन एसिडिक एसिड वाला बात है, तो यहाँ पे नॉन मेटल को ढूंढना होगा, ठीक है, क्योंकि मेटल तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो मेटल की बात करें तो सोडियम तो होगा नहीं, क्योंकि नॉन मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है। और ये मेटल ये भी नहीं होगा, मैग्नीशियम मेटल ये भी नहीं होगा, तो सल्फर सीधे सीधे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है जो कि बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन यहाँ पे सल्फर सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी पुट ऑन वॉन्ड एज एन एंटीसेप्टिक, निम्नलिखित में किसी घाव पर एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी या रोगाणु। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक की बात करते हैं। तो दो तरह की प्लास्टिक होती है, एक तो थर्मोप्लास्टिक, एक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वैसा प्लास्टिक होता है कि जिसको हम हीट करते हैं, तो हीट करके उसको अलग अलग फॉर्म में हम लोग बेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो सेट, जैसे कि नाम से लगा थर्मोसेटिंग, सेट, एक बार उसको हीट किया तो सेट हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। अब उसको हम फिर मोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हुआ, ठीक है। तो प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म्ड एंड बेंट इजली ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। अब बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक दैट कांट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग आफ्टर बीइंग मोल्डेड वंस आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो ये इसको हम लोग खिलौने बनाने में, कंघी बनाने में और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स बनाने में हम लोग थर्मोप्लास्टिक यूज़ करते हैं। इसके दो एग्जांपल हैं, पहला पॉलीथीन और दूसरा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एग्जांपल की बात करें तो एक होता है बैकेलाइट, एक होता है मेलामाइन।
अब पॉलीथीन के यूजेस के बारे में देखते हैं, क्या क्या यूजेस हैं। तो इसको हम लोग मेकिंग प्लास्टिक बैग बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और पॉलीथीन मतलब पॉलीमर ऑफ इथीन को हम लोग पॉलीथीन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल जब आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। अब पीवीसी की बात करें तो इसे हम ये जो है लाइट वेट होता है, लाइट वेट प्लास्टिक होता है। इसे हम लोग बोतल्स बनाने में, नन फूड पैकिंग कंटेनर बनाने में, पाइप वगैरह बनाने में, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिक केबल, ये सब में हम इसे पीवीसी को यूज़ करते हैं। अब बैकलाइट की यूजेस की बात की जाए तो बैकलाइट तो पहले समझना होगा कि बैकलाइट जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसीलिए से हम लोग मेकिंग ऑफ हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स में, इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह जो होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं बैकलाइट। मेलामाइन की बात करें तो ये जो है इट इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल विच इज़ फायर रेजिस्टेंस, टॉलरेट हीट बेटर देन अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक। अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक से भी ज़्यादा इसके पास हीट को रेसिस्टेंस करने की पावर होती है। इसीलिए इसे हम लोग टाइल्स, फैब्रिक्स इस वगैरह में, किचन वेयर ये सब वगैरह में इसे यूज़ करते हैं। तो ये तो इन सब की यूजेस की बात हो गई। आइए आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दें। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन चुनाव कीजिए। पहला क्या कह रहा है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। तो ये ऑप्शन तो सही है, उसका हम बार बार मोल्ड कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, नहीं तो हार्ड होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बाइकलाइट इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, नहीं है तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जाम्पल है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये भी गलत हो गया, ये तो आपकी थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेंज की। चेंज क्या है? तो चेंज मीन्स बदलाव, चेंज मीन्स परिवर्तन, ठीक है। जैसे कि हम पहले बच्चे थे, अब धीरे धीरे बड़े हुए तो हमारे अंदर क्या हुआ, परिवर्तन आया। हम हमेशा बेटरमेंट की ओर जाते हैं, अच्छे की ओर जाते हैं। तो ये क्या तरह का चेंज है, ठीक है। जैसे कागज है, उसे हमने फाड़ दिया, ठीक है, उसका साइज कुछ और था, फाड़ने के बाद कुछ और हो गया, तो ये क्या है, चेंज है। तो जैसे आम जिंदगी में परिवर्तन का बहुत बड़ा रोल है और बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो वैसे साइंस में भी परिवर्तन का बहुत बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो तरह का चेंज देखेंगे जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। तो पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल चेंज की, भौतिक परिवर्तन क्या है। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, फिजिकल चेंज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, यानी किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बाहर से देख ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, तो ये सब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना, इसे ही हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, physical state, etc. of a substance without the changing in chemical composition. फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना बिना उसकी केमिकल कंपोजिशन के चेंजिंग के, इसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कागज को हमने दो टुकड़ों में फाड़ा, ठीक है, तो बड़ा साइज का कागज का दो टुकड़ों में तो छोटा हो गया, ठीक है, उसको तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुआ, शेप चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया, लेकिन छापा है भी कागज, फाड़ने के बाद भी कागज है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो बिना उसके ऑब्जेक्ट के केमिकल कंपोजिशन के चेंज होने के, उसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। अब इसका कुछ गुण देखें, प्रॉपर्टीज देखें, तो जनरली आम तौर पर ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, फिजिकल चेंज उत्क्रमणीय नेचर का होता है, ठीक है। जैसे आप बर्फ लिए, बर्फ को आपने हीट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पानी बन गया। अब उसको फिर फ्रीज में रख दिया, ठंडा कर दिया, तो फिर वो बर्फ बन गया। तो इसे हम लोग बदल सकते हैं एक दूसरे में, तो इसी को रिवर्सिबल कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं। तो जनरली जो है फिजिकल चेंज है रिवर्सिबल नेचर का होता है, और फिजिकल चेंज में जो है कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी नया चीज जो है नहीं बनता है,
ठीक है। जैसे यहाँ पर बर्फ को हमने हीट किया, वो पानी बना, ठीक, फिर उसे हीट किया, फिर वो बर्फ बन गया। तो यहाँ ये भी वाटर ही था, ये भी वाटर ही था, तो कोई नया चीज तो बना नहीं। केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हुआ, चेंज क्या होता है, स्टेट चेंज हुआ। बर्फ कैसा होता है, ठोस सॉलिड, पानी कैसा होता है, लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड में हुआ, लिक्विड से सॉलिड में बढ़ा। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, अवस्था चेंज हुई, कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, ये फिजिकल चेंज है, इसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जैसे हम लकड़ी लिया, उसे 2-3 टुकड़े में काट दिया, तो उसको क्या हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज किया, उसका साइज चेंज हो गया, लेकिन काटने के पहले भी वो लकड़ी था, बाद में भी वो लकड़ी, तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और फिजिकल चेंज जब होता है तो मास कॉन्स्टेंट ही रहता है। जैसे बर्फ, 5 किलो का बर्फ लिया, उसे गर्म किया, पानी जो बनेगा वो भी तो 5 ही किलो का बनेगा। फिर 5 किलो का फिर ठंडा करें तो 5 ही किलो का बर्फ बनेगा। ठीक है, इसमें मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, हम बात करते हैं उदाहरण की, तो सबसे पहला उदाहरण जो है फिजिकल चेंज का वो है क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हिंदी में क्रिस्टलीकरण कहते हैं, यानी क्रिस्टल का बनना, क्रिस्टल का फॉर्मेशन है, इसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे चीनी है, उसका एक पार्टिकल को लीजिए तो वो क्या है, शुगर का एक क्रिस्टल है। नमक का एक पार्टिकल लीजिए तो क्या है, नमक का क्रिस्टल है। तो ऐसे जब हम कॉपर सल्फेट को पानी को ऐड करते हैं तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो ऐसे कहीं फॉर्मूला दिखे जिसमें पानी का एडिशन है, उसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, चीनी और पानी का घोल, ये भी कैसा है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ऐसे ही नमक पानी का घोल दिखे तो वही फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर का बात करें, पानी को गर्म करें तो वही फिजिकल चेंज है। अब पानी को गर्म किया, हम हीट किया, बॉयल हुआ, फिर उसे छोड़ दिया, फिर वो ठंडा हो गया, पहले ये पानी था बाद में ये पानी है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो क्या है, फिजिकल चेंज हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें, आइस का पिघलना, तो क्या है, फिजिकल चेंज है। फिर हम आइस पिघल के पानी बना, फिर उसे फ्रीज में रख दिया, फिर वो बर्फ बन गया, तो ये क्या है, पहले ही पानी बाद में ही पानी, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज, स्टेट चेंज हुआ। तो जहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो, साइज चेंज हो, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था चेंज हो, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो, तो उससे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे, उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल दिया जाता है, पूछा जाता है कि कौन फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, तो उसे याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल चेंज की, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन में नया सब्सटेंस, नया पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। जिस चेंज में नया चीज बना, नया पदार्थ बना, नया सब्सटेंस बना, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। A change in which one or more new substance are formed is known as chemical change। जैसे मैंने पेपर लिया, पेपर को हमने बर्न किया, जलाया, तो क्या हो गया, वो ऐश राख के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो एक नया चीज बन गया, पेपर से राख बन गया, तो क्या है, केमिकल चेंज है। तो क्या है, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो कभी भी कोई नया सब्सटेंस बन रहा है किसी चीज में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, जैसे आटा है, आटा को गूंद के रोटी बना दिया गया, तो रोटी क्या है, नया चीज बन गया, तो नया चीज तैयार हो गया, तो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। जैसे दूध, मिल्क, मिल्क, मिल्क से मम्मी लोग क्या कर्ड बना देती है मम्मी लोग, दही, तो दूध से दही बन गया, दूध से एक नया चीज बन गया, तो क्या हुआ, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। अब केमिकल चेंज जो है जनरली जनरली इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अब जैसे मिल्क से दही का बनना, मिल्क से तुम दही बना दिया, दूध से तो दही बना दिया, तो दही से दूध दोबारा बन सकता है, दो आदान प्रदान, उसको दोबारा दूध दही, दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम दही को, तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल नेचर का हो गया, अनुत्क्रमणीय हो गया। ठीक है, इसमें नया सब्सटेंस बनता है, और इसमें मास चेंज होता है, इसमें मास समान नहीं होता है। आपने झाड़ू में देखा भी होगा, बहुत सारे कचरे को हम जला देते हैं, जलाते तो बहुत सारे कचरे को है, लेकिन राख थोड़ा सा बनता है, मास इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हो गया, जिसमें नए सब्सटेंस का बनना, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बन जाए, वो केमिकल चेंज कहलाया। ठीक है,
अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। आपने देखा होगा कि कांटी है लोहा, नया लोहा, कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाता है, रेडिश ब्राउन कलर उसमें परत लग जाता है, तो क्या है, लोहे में जंग लग गया। आप जो जंग लग गया है, अब उसको पहले वैसे थोड़ी कर सकते हैं। नए सब्सटेंस का फॉर्म हो गया, रस्ट हो गया, जंग लग गया, तो ये क्या हो गया, रस्ट ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज हो गया। अब दूसरा कि दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना, नया चीज बना, दूध से दही बन गया, तो ये क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। फल का पकना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो कच्चे फल पक गया हो, केमिकल चेंज है। आप पके हुए फल को कच्चा कर सकते हैं, नहीं, तो ये क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। वैसे ही बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कुछ हीट निकलता है और कुछ लाइट निकलता है, ठीक है, वो लाइट लाइट निकलता है, और वो लाइट जो होता है दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम कलर का होता है, ठीक है। तो इसे याद रखना है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जो लाइट निकलने से कलर कैसा होता है, तो व्हाइट फ्लेम कलर का होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जब इसे पानी में जब ऐड करते हैं तो पानी में सॉल्युबल होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, और ये कैसा बेसिक नेचर का होता है, कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि मेटल का जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है, और जो बेसिक नेचर का होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे केमिकल चेंज का। तो एग्जाम्पल को हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, तो इसे हमें याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, लोहे में जंग लगना, ये क्या है। आप देखा होगा कि लोहा कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन जब उसमें जंग लग जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब लोहा आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, जब लोहा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि उसमें जंग लग जाता है। मॉइस्चर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर वेपर होता है। जब वाटर वेपर ऑक्सीजन मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब लोहा आता है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, और वही ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं, यानी जंग कहते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जब हम लोहा को जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है, ऑक्साइड बना देता है। वो कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। इसे याद रखना है कि ये क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। तो जब जंग लगता है तो क्या होता है, उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, वेट इंक्रीज हो जाता है, इसका मास बढ़ जाता है, ठीक है। और ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रिडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वैसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो रिडक्शन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे भी रिडक्शन कहते हैं। जहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, जिससे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल कहेंगे। अब इसे हम लोग बचे कैसे, बचाव कैसे करें, तो कैसे बचा जाए है। इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि हम जो है किसी सब्सटेंस को मॉइस्चर से दूर रखें, मॉइस्चर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं लाने दें, तब हम उसे रस्टिंग से यानी जंग से बचा सकते हैं। जैसे पहला है गैल्वेनाइजेशन, ये दिलेपन, दूसरा दिलेपन जिसे कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग आयरन लेते हैं, आयरन आयरन के चारों तरफ जो है जिंक का कोटिंग कर देते हैं, जिंक का डिपोजिशन कर देते हैं, जिंक मेटल का। इससे क्या होता है कि मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो है नहीं आ पाता है आयरन, जिससे हम लोग क्या रस्टिंग से बचा सकते हैं लोहे को। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, लोहे पर जस्ते की परत जमा करने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन क्या करते हैं, हम लोग जिंक का परत चढ़ा देते हैं लोहे पे, जिससे कि वो डायरेक्ट मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, जिसकी वजह से लोहा जंग से बच जाता है,
हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो rusting can be prevented by not allowing the iron to come in contact with moisture and air। मैंने बताया कि उससे कैसे बचा जाए, तो हम लोग लोहे को मॉइस्चर से दूर रखते हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं लाने देते हैं, जिसकी वजह से रस्टिंग होने लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन पे ऑयल का यूज़ करते हैं, ग्रीस का यूज़ करते हैं, पेंट का यूज़ करते हैं। लोहे की नमी और हवा के संपर्क में न आने देकर जंग लगने से रोका जा सकता है। और सबसे आसान तरीका है कि लोहे पर तेल, ग्रीस या पेंट के परत चढ़ाएगा। आपने देखा भी होगा कि अलमारी है, पुरानी अलमारी में लोग पेंट करते हैं, तो इससे हम लोग क्या होगा, जंग से बच सकते हैं। लेकिन इसे हम लोगों को रेगुलरली करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को कुछ प्रिवेंशन देता है रस्टिंग ऑफ आयरन का। हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, नोट्स देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे याद रखना है नोट। एल्युमिनियम में क्या हो जाता है कि एल्युमिनियम में जो ऑक्साइड का लेयर डिपॉजिट हो जाता है, उस पर आके इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एल्युमिनियम पे जंग नहीं लगता है, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साइड लेयर ऑन एल्युमिनियम इट डज नॉट कोरोडेट, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि एल्युमिनियम का घर में गेट होता है, दरवाजा होता है, उसमें आपने देखा होगा जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जंग नहीं लगता है, वो क्रूड नहीं होता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि कलर ऑफ क्रोजन ऑन कॉपर इज ग्रीनिश कलर। अभी हम लोगों ने क्रोजन देखा था आयरन में, जिसको रस्टिंग कहा जाता है, ऐसे और मेटल में भी लग सकता है, क्रोजन हो सकता है। तो कॉपर का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, जो कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर डाइऑक्साइड होता है, वो कैसा ग्रीन कलर का हो जाता है जंग लगते कॉपर। तांबा जो है ग्रीन कलर का हो जाता है। ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर में मैंने डिस्कस करा था। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टेट चेंज का। जब हम सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा सॉलिड चीज है, बर्फी को जब हम गर्म करेंगे गैस पे तो पानी बन जाएगा, लेकिन और ज्यादा गर्म करेंगे तो भाप बढ़ के गैस में बदल जाता है, उड़ जाता है। फिर गैस को जब हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को फिर कूल करेंगे तो सॉलिड में बदल जाता है, ठीक है। स्टेट चेंज है। तो सॉलिड का लिक्विड में बदलना, इसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग यानी गलना। बर्फ को जब हम हीट करें और वो मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाए तो उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, यानी गलना कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसी लिक्विड को अगर हम फिर से फ्रिज में रख के जमा दें, ठंडा कर दें, तो इसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, जमाकता कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड को हीट कर गर्म करके गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने से इवेपोरेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में लोग वाष्पीकरण कहते हैं। और गैस को फिर कंडेंस करना, संघनन कर देना, फिर लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, तो ये कंडेंसेशन कहलाता है, इसको हिंदी में संघनन कहते हैं, ठीक है। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बनना, उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कपड़े में हम लोग नेपथलीन का बहुत छोटे छोटे बॉल बाजार में बिकता है, उजला कलर का, उसे हम रखते हैं जिससे कीड़ा वगैरह नहीं लगे। और कुछ दिन बाद जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो उड़ जाता है, तो सॉलिड जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड फॉर्म से जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए उससे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस जो आके सॉलिड पर डिपोजिट हो जाए उसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख, दूसरे हम लोग क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड बनना उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस बनना उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन, संघनन। लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड बनना फ्रीजिंग, हिमाकता। और डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाना तो सब्लिमेशन कहलाता है। और गैस से सॉलिड बनना, सॉलिड को डिपॉजिट हो जाना, वो डिपोजिशन कहलाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट हुआ। आगे नेक्स्ट नोट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल यानी मोमबत्ती का जलना। मोम का जलना क्या है? मोम का जलना जो बोथ प्रोसेस में होता है, फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। तो मोम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। आपने देखा होगा जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघल कर नहीं गिरता है, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, लेकिन धागे का जलना वो कैसा होता है, केमिकल चेंज होता है।
तो मिट्टी में कागज जो जलता है तो उसका जलना क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। वैक्स जो पिघल रहा है वो कैसे हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। अब सब्लिमेशन का एग्जांपल देते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं वैसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन कहते हैं तो उसका एग्जांपल सबसे पहला है कपूर, कैम्फर। आपने कैम्फर देखा होगा, आप घर में ये चीज़ कर भी सकते हैं। आप कैम्फर को चमचे में लीजिएगा, हीट कीजिए, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, गैस हो जाएगा। ऐसे नेपथलीन बॉल होता है, बाथरूम वगैरह में बेसिन में भी रखते हैं हम लोग, कपड़े वगैरह में रखते हैं नेपथलीन बॉल को। अब कुछ दिन बाद देखिएगा तो वो गायब हो जाता है। एंथ्रासीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, जैसे NH4Cl, ये भी क्या होता है, सब्लिमेशन का एग्जांपल है। देन ड्राई आइस, जिसको सॉलिड CO2 कहते हैं, ये सब क्या है, सब्लिमेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम लोग इस चैप्टर को एंड करते हैं। छोटा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ ही जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये कंटेंट समझ में आया होगा। बहुत सिंपल वे में नोट्स है और सीटेड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो आइए कुछ PYQ देखते हैं, जिससे आप लोगों को यकीन हो जाए कि कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रो ऑफ द फ्लोइंग टेबल करेक्टली मैचेस द टर्म विद द रेस्पेक्टिव प्रोसेस ऑफ स्टेट चेंज। निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमश सही मिलान करती है। यहाँ पे सही मिलान को जो हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस टू लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड है। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था की परिवर्तन क्या है। तो मैंने बताया था कि गैस से जब हम किसी चीज को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड से जो गैस को कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। लेकिन लिक्विड से जब गैस में हम कन्वर्ट करते हैं, जब गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो पहला तो क्या होगा, कंडेंसेशन। यहाँ पे कंडेंसेशन कौन है, तो इसमें तो इवेपोरेशन होगी, तो ऐसे गलत हो गया। तो ये दो ऑप्शन बचा। आप देखते हैं लिक्विड से सॉलिड, मैंने बताया था जब लिक्विड से सॉलिड कहते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में कहते हैं तो उसे तो हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन जब लिक्विड को सॉलिड, जब हम पानी को फ्रिज में जमाते हैं तो उसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, जमना। ठीक है, तो यहाँ पे पिघलना, लिक्विड से अब सॉलिड हो तो पहले तरह से ठोस तो पिघलेगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। आगे देखते हैं, सॉलिड से लिक्विड अभी बात करें मेल्टिंग, तो यहाँ पे हो गया मेल्टिंग, पिघलना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे से हम लोग को सही कथन, सही ऑप्शन का पहचान करना है। तो सबसे पहला देखते हैं, केमिकल चेंज आर यूजुअली इरिवर्सिबल। ये पॉइंट हम लोगों ने देखा था केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज क्या होता है, समान तौर पर इरिवर्सिबल होता है। जैसे हम कागज को जलाया तो क्या हुआ, ऐश में ऐश में तब्दील हो गया, राख में। और राख को तो फिर कागज बना नहीं सकते हैं। तो केमिकल चेंज क्या होता है, यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। तो ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इन फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में स्वर्णावस्था में भी परिवर्तन होता है। हाँ, स्टेट ऑलवेज, हमेशा सिर्फ स्टेट हो तो ऐसा तो नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। स्टेट भी चेंज हो सकता है, ठीक है, शेप भी चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा मतलब बी ऑप्शन तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असर्शन रीजन का। यहाँ पे असर्शन दिया रहता है, उसको पढ़ना है कि सही है कि नहीं। दूसरा रीजन दिया रहता है, उसे पढ़ना है कि वो सही है कि नहीं, और सही है तो उसका एक्सप्लेनेशन या करेक्ट रीजन है कि नहीं ये बताना होता है। सबसे पहले सेशन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, कागज के एक टुकड़े को जलकर राख में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। आपको मैंने बताया था कि कागज को जब जला दिया हमने तो क्या ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। सेशन तो मेरा सही है। रीजन देखते हैं, कागज के टुकड़े का जलना
अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी इरिवर्सिबल चेंज है। सही बात है। अब कागज से हम बना के राग बन गया, अब राग से हम कागज थोड़ी बना सकते हैं, तो ये तो सही है। और दोनों तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट पढ़ाया है। इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ें और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। आखिरी वक्त है, ज़्यादा 1 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और कॉन्फिडेंट रहें। उम्मीद है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।